हेलो एवरीवन, दिस इज आबो स्नेही और आज हम 11 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। एंड इस पर्टिकुलर अप्रोच से फिल्म्स एंड मेंस के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम एनालाइज भी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। इंडिया कॉन्शियसली डिसाइडेड टू डीपन टाइज विद रशिया। तो रिसेंटली जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने रशिया में एक स्टेट विजिट करी है। आप इस पिक्चर में भी इस चीज़ को देख सकते हो। तो यहाँ पर ये एक तरह से रेजुविनेशन जो इंडिया और रशिया के टाइज का है उसको करने की कोशिश की गई है। एक्चुअली जब 2022 के अंदर रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन किया था और उसके पहले भी 2014 के अराउंड ऐसे बहुत सारे डिफरेंट जो रशिया ने अपने नेबरहुड के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करा था, तब से ही ग्लोबल प्रेशर रशिया के बहुत सारे एलाइज़ पर बन जाता है। बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो रशिया के एलाइज़ को फ़ोर्स करती है कि हम रशिया से टाइज़ अपने ब्रेकअप कर लें। बट इंडिया एक इस यूनिक पोज़ीशन में है जहाँ पर इंडिया के जो कनेक्शंस हैं या हमारा जो नेटवर्क है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, मेनली जो रशिया है और चाइना है, इनके साथ भी जो हमारे रिलेशनशिप है वो इस लेवल तक है कि इंडिया एक उस पोज़ीशन पे आ जाता है जहाँ पे हम हमारी सोवरेनिटी के लिए सारे रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्पाइट 2022 में जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी इवेंट्स हुए हैं, फ़िलहाल जो ग्राउंड रियलिटी वो ये है कि इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो यहीं पे ये इस पर्टिकुलर मीटिंग में भी इन्हीं बातों को बार-बार दोहराया गया कि ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल प्रेशर के बाद भी इंडिया ने रशिया के साथ जो कोऑपरेशन है वो मैनेज करा है। इससे इंडिया को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है क्योंकि जब 2022 में रशिया यूक्रेन में इन्वेजन करता है तो बहुत सारी कंट्रीज़ रशिया पर सैंक्शंस लगा देती है। सैंक्शंस का मतलब होता है कि अब बहुत सारी कंट्रीज़ रशिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगी। तो को रशिया एक्चुअली एक बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट्स भी करता है। मेनली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, रशिया उनको एक्सपोर्ट करता है। तो द थिंग इज़ कि रशिया से कोई अब ट्रेड नहीं कर रहा तो रशिया के एक्सपोर्ट्स कम हो गए बाहर जाना। उस टाइम पे इंडिया यहाँ पे आता है। तो अब क्योंकि रशिया से कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद नहीं रहा, ठीक है? तो क्या करेगा रशिया? रशिया इंडिया को अपना प्रोडक्ट कम कॉस्ट पर बेच देगा। उसकी प्राइस कम करके इंडिया को सेल करेगा क्योंकि बायर्स कम हो गए, राइट? सो इंडिया को भी चीप ऑयल मिल गया और रशिया को भी एक बायर मिल गया। तो इससे क्या है दोनों का कोऑपरेशन से जो ओवरऑल इकोनॉमी है दोनों कंट्रीज़ की वो चलती रही कुछ हद तक। इनफैक्ट आप ये भी देखो कि बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, वो भी रशिया से गैस मेनली जो मीथेन है और भी कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदती रहती थी। लेकिन 2022 के इस यूक्रेन इन्वेजन के बाद बहुत सारी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ ने अपनी रिलेशनशिप रशिया के साथ ख़त्म कर दी या फिर उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया और उन्होंने ये प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने से रोक लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ को अभी भी इन चीज़ों की ज़रूरत थी। तो इन्होंने क्या करा, इंडिया से तो ये खरीद सकते हैं, रशिया से ये डायरेक्टली खरीद नहीं पा रहे क्योंकि इन्होंने मना कर दिया कि इनको ये पसंद नहीं आया है कि रशिया ने ईस्टर्न यूरोप में किसी भी एक बहुत ही वीक कंट्रीज़ को इन्वेड करा। इसलिए यूरोपियन यूनियन ने उस टाइम के लिए तो अपना जो रिलेशनशिप है, वो रशिया के साथ इकोनॉमिक टर्म्स में रोक दिया। लेकिन इंडिया के साथ तो वो ट्रेड करते ही है ना। तो यहाँ पे इंडिया रशिया का ऑयल इम्पोर्ट कर रहा था और फिर वो एक पिवट पॉइंट बन के उसी ऑयल को या उसी गैस को यूरोपियन यूनियन में सेल भी कर रहा था। तो यूरोपियन यूनियन में घूम फिर के ये जो ऑयल है या ये जो रिसोर्सेज है ये पहुंच ही गए। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इंडिया इस तरह से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन पे अपने आपको पाता है 2022 के बाद से, ठीक है? जो इंडिया रशिया मिलिट्री टाइज हैं वो भी बढ़ रहे हैं। एंड ये आपको ध्यान रखना है कि 2021 से 2031 तक ऑलमोस्ट 10 ईयर का ये जो टाइम फ्रेम है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इसके लिए इंडिया रशिया मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया गया था, ठीक है? तो ये डायरेक्टली एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया रशिया मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट कितने सालों के लिए है? तो वो 10 ईयर्स के लिए है, 21 से 31 तक के लिए। और इससे क्या होगा, टेक्निकल कोऑपरेशन किया जाएगा जिससे जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उनको इंडिया में ही बनाया जाएगा। तो इससे मेक इन इंडिया का भी प्रमोशन होगा। तो बस यही सारी चीज़ें और इतना ही बेसिक डिस्कशन था। बाकी जो डिटेल्स है वो फ्यूचर में हमारे पास आगे आती जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। केरला सीक्स हायर टैक्स शेयर मोर ग्रांट्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। इस पर्टिकुलर टॉपिक का डिस्कशन मैंने लास्ट क्लास में भी आपके साथ किया था, जब मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस कमीशन
जो है वो अभी 16th नंबर का फाइनेंस कमीशन बन गया है। वो अभी क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, वो एनालाइज़ कर रहा है पूरा, उसके बाद जाके वो अपनी रिकमेंडेशन देगा। तो अभी आज की बात करें हम, अगर हमें 2024 की बात करनी करें, तो अभी जिस तरह से इकोनॉमी में फाइनेंशियल डिवॉल्यूशन हो रहा है, वो कौन से वाले फाइनेंशियल कमीशन की रिकमेंडेशन पे हो रहा है? वो हो रहा है 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे। और जो 15th फाइनेंस कमीशन ने जो भी रिकमेंड किया था, वो 2026 तक वही चलेगा, ठीक है? और 2026 के बाद जो 16th फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा, उस टाइप से चीज़ें होंगी, ठीक है? तो अभी जो फाइनेंस कमीशन है, ये बहुत सारे स्टेट्स में जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी डिमांड बताओ। तो फाइनेंस कमीशन का जो बेसिक रोल होता है, ये मैंने पहले भी डिस्कस करा है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फाइनेंस कमीशन ये डिसाइड करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो यूनियन गवर्नमेंट है, उनके पास बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है, ठीक है? बहुत सारा रेवेन्यू आता है। अब इस रेवेन्यू का, स्पेशली जो टैक्स का रेवेन्यू सेंटर कवर करता है या कलेक्ट करता है, उसका कुछ परसेंटेज ये क्या करते हैं, स्टेट्स को भी दे देते हैं, ठीक है? इसका कुछ परसेंटेज ये स्टेट को दे देते हैं। इसको कहते हैं वर्टिकल डिवॉल्यूशन, सिंपल, वर्टिकल डिवॉल्यूशन। और जो स्टेट्स हैं, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब इन स्टेट्स के बीच में भी तो आपस में ये पैसा बटेगा ना। मतलब सेंटर के पास 100 रुपए थे, उन्होंने 41 रुपीज सारे स्टेट्स को दे दिए। अब ये 41 रुपीज में से कितने पैसे किस स्टेट के पास जाएंगे, वो भी फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। और ये जो इस टाइप का जो डिवॉल्यूशन हो रहा है, इसको हम कहते हैं हॉराइजॉन्टल डिवॉल्यूशन। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पता होने चाहिए, वर्टिकल डिवॉल्यूशन एंड हॉराइजॉन्टल डिवॉल्यूशन, ठीक है? तो अब क्या होता है, अब होता यह है कि एक बेसिक अनोमली मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग से, कि नॉर्थ इंडिया में जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। और ये काफ़ी कॉमन सेंस है कि जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, उनको ज़्यादा, उन स्टेट्स की गवर्नमेंट्स को थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, ताकि वो अपनी पॉपुलेशन का ध्यान रख पाए। और जो सदर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, इसलिए ओवरऑल जो नेट रिसीट्स या नेट डिवॉल्यूशन का हिस्सा सदर्न स्टेट्स को मिलता है, वो थोड़ा कम होता है। लेकिन जो सदर्न स्टेट्स हैं, वो ये बोलते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है और उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रोग्राम चलाए हैं, जिनके कारण आज उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है और इसलिए उनकी पॉपुलेशन कम रह गई। तो आप खुद सोचो कि जिस, मतलब, डिवॉल्यूशन में हिस्सा उस स्टेट का ज़्यादा होता है जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो, लेकिन कोई ऐसा स्टेट जिसने बहुत मेहनत करके अपनी पॉपुलेशन को रोका है या कंट्रोल करा है और उसकी पॉपुलेशन बड़ी नहीं उतनी, तो उसको कम पैसा मिल रहा है। मतलब वो स्टेट जिसने बहुत अच्छा काम करा है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, उसको तो एक तरह से हम पनिश कर रहे हैं कम पैसा देके। तो यही एक डिस्कशन जो है वो होता रहता है, जो आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, वो रिलेटिवली उनकी जो पर कैपिटा जीडीपी है वो थोड़ी सी कम है और वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो उनको भी ज़्यादा अलॉटमेंट देने का जो लॉजिक है वो वहाँ पर भी डेफिनेटली वर्क्स। तो ये एक डिबेट है जो आपको ध्यान रखनी है। तो केरला में अभी जो 16 फाइनेंस कमीशन की टीम वहाँ पे विजिट करने गई है, इतना आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने बोला है, जो मैंने आपको बताया था ना, कि जो वर्टिकल डिवॉल्यूशन है, वो 100 रुपए जो सेंटर टैक्स से कमाती है, उसका 41 रुपीज़ वो स्टेट्स में बांट देती है। तो केरला, और इनफैक्ट कल मैंने ये भी डिस्कस करा था कि तमिलनाडु ने भी ये बोला था कि जो 41% डिवॉल्यूशन है ना, वर्टिकल डिवॉल्यूशन, इसको 50% कर दिया जाए कम से कम, क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है? और स्पेशली उन्होंने केरला, क्योंकि एक ऐसी कंट्री है जो कि पहाड़ों के जो स्लोप्स हैं उस पे बहुत सारा सारी इनकी पॉपुलेशन रिजाइड करती है, तो यहाँ पे बहुत सारी लैंडस्लाइड्स वगैरह भी आए थे। अभी रिसेंटली वायनाड में भी लैंडस्लाइड्स आई थी। तो ये बहुत ज़्यादा डिजास्टर प्रोन एक स्टेट है, इसलिए वो उन्होंने बोला कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी आप ना फंड बढ़ाओ, जो कि सेंटर स्टेट्स को देता है। ये सारी चीज़ें बोली गई। जो ये 16 फाइनेंस कमीशन है, ये अभी अरविंद पनगरिया इसको हेड कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी चीज़ें प्रीलिम्स में क्वेश्चन में आ जाता है। और बाय द वे, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 280 है, उसके अंदर फाइनेंस कमीशन का नाम लिखा है। तो मतलब फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और केरला ने, अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जितनी कम पॉपुलेशन उतना कम पैसा मिलता है। तो मतलब उन्होंने जो डिसिप्लिन करके पॉपुलेशन को कंट्रोल करा है, उसको वो बोल रहे हैं कि उनको उसके लिए पीनलाइज करा जाता है, उनको पनिश करा जा रहा है कम पैसा देके। तो ये एक थोड़ा सा एक कॉन्ट्ररी पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। स्टेट ने ये बोला है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये नया क्राइटेरिया इंक्लूड करो। अब ये आपको कहाँ पे काम आएगा? देखो, फाइनेंस कमीशन पे
मेंस में क्वेश्चन बनने के चांसेस अच्छे खासे हैं। तो उस पे आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ फाइनेंस कमीशन की अभी क्या-क्या स्टेटस है? उसमें कौन-कौन से चैलेंजेस हैं? और वो आपसे पूछेंगे आप कुछ सॉल्यूशन भी बताओ। तो या फिर आपसे कुछ सजेशंस माँगेंगे वो। तो सजेशंस आपके पास 2 हो गए। एक तो जो ओवरऑल टैक्स पूल में वर्टिकल डिवॉल्यूशन है, उसमें आप 41% से 50% कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि ये बहुत सारे स्टेट्स बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ आप ये सजेस्ट कर सकते हो एग्ज़ाम में कि पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे अभी कोई क्राइटेरिया नहीं है। जितनी पॉपुलेशन है ना, वो क्राइटेरिया है। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिसके बेसिस पे फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि किस स्टेट को कितने पैसे मिलने चाहिए। तो ये भी आप डाल सकते हो कि इसको भी इंक्लूड करा जा सके, जिससे वो स्टेट्स जिनमें पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी है, उसके बेसिस पे उनको ओवरऑल फंड मिले, ना कि सिर्फ वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे। क्योंकि बहुत ही छोटा स्टेट है, उसके पास पॉपुलेशन कम है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। तो अब पॉपुलेशन कम है तो उसको पैसे कम मिलेंगे, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उस स्टेट के पास मान लेते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो जिस स्टेट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसके रिसोर्सेज पे जो बर्डन है ना वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो उसको पैसे भी डेंसिटी के कारण ज़्यादा मिलने चाहिए। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है जो आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ यहाँ पे केरला ने क्या बोली है, देखो अभी पहले क्या होता था कि 1971 का जो सेंसस है, उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन थी ना, उसको यूज़ करके फाइनेंस कमीशन देखता था कि किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा। लेकिन रिसेंटली क्या करा गया 15 फाइनेंस कमीशन में 2011 का जो सेंसस था उसकी पॉपुलेशन के बेसिस पे किया। अब इससे साउथ इंडियन स्टेट्स को प्रॉब्लम क्या हुई? मान लेते 1971 में नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की एवरेज पॉपुलेशन 100 थी और साउथ इंडियन स्टेट्स की एवरेज पॉपुलेशन 60 थी। ठीक है? अब 2011 आते-आते नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की जो एवरेज पॉपुलेशन है वो हो गई 200। ये मैं हाइपोथेटिकल नंबर दे रहा हूँ, ऐसा नंबर नहीं है ग्राउंड पर, बट ये समझाने के लिए। लेकिन जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ के हुई 80 सिर्फ। क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स ने बहुत डिसिप्लिन और बहुत अच्छी पॉलिसीज़ को यूज़ करके पॉपुलेशन को कंट्रोल करा, तो उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 60 से 80 बढ़ी। लेकिन जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स थे, उनकी जो पॉपुलेशन है वो 100 से 200 हो गई। तो पहले मान लेते हैं जो सरकार है वो ₹100 स्टेट्स के अंदर बाँटती। अब आप इसको पूरा देखो कि ₹100 में से जो देखो ₹60 इधर जाते, मतलब इसका जो कुछ हिस्सा है वो 60 जितने भी ये पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जाता और 100 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जाता। लेकिन अब क्या है, और आप इनका रेशियो भी देख लो ना कि जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं और साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, इनकी पॉपुलेशन का रेशियो कितना है? यहाँ पे 5:3, मतलब हर 5 नॉर्थ इंडियंस के लिए 3 साउथ इंडियंस। इन जनरल मैं ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन 2011 में ये क्या हो गया रेशियो? ये रेशियो ऑलमोस्ट हो गया आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 5:2। ठीक है? तो मतलब अगर यहाँ पे 5:3 रेशियो था, यहाँ पे 5:2 रेशियो है। तो यहाँ पे हर 5 नॉर्थ इंडियन के लिए 3 साउथ इंडियंस थे। यहाँ पे हर 5 नॉर्थ इंडियन के लिए सिर्फ 2 ही साउथ इंडियंस हैं। तो साउथ इंडियन स्टेट्स के पास क्योंकि पॉपुलेशन अब कम हो गई कंपैरेटिवली, तो उनको पैसा भी अब कम मिल रहा है। लेकिन वो कम क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करा है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि देखो जो 1971 वाला है ना, उसमें रेशियो ज़्यादा है साउथ इंडियन पॉपुलेशन का, इसलिए वहाँ पे उस वाले सेंसस को यूज़ करो आप। क्योंकि 2011 का आप सेंसस यूज़ करते हो, तो इवन दो 2011 का सेंसस करंट ग्राउंड रिलेटिव्स को दिखाता यही है, लेकिन इससे जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनके साथ इसको यूज़ करने के लिए उनके साथ एक बहुत बड़ा पनिशमेंट एक तरह से उनको दिया जा रहा है, उन पे एक बहुत बड़ी पेनल्टी लग रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ऐसे अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि या तो आप 2011 का सेंसस इस बार यूज़ मत करो और 1971 का सेंसस यूज़ कर लो, या फिर 2011 का सेंसस और 1971 का जो सेंसस की पॉपुलेशन है, उसको किसी किसी ना किसी रेशियो में यूज़ कर लो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। एंड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ये जो 15 फाइनेंस कमीशन था ना, इसके पास भी यही चैलेंज था। और ताकि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनको ऐसा बुरा ना लगे कि उन्होंने इतनी मेहनत से पॉपुलेशन को कंट्रोल भी करा, जिसके कारण अब उनको पैसे भी कम मिल रहे हैं। तो उन्होंने एक नया क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस कर दिया फाइनेंस कमीशन ने, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। और जैसे सपोज वो ₹100 स्टेट्स के अंदर बाँट रहे हैं, तो उसमें से 12.5% या फिर ₹12.5 वो इसके बेसिस पे बाँटेंगे। ऑब्वियसली ये डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का जो वेटेज है, वो जितना बड़ा होगा, साउथ इंडियन स्टेट्स को उतना ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में साउथ इंडियन स्टेट्स काफ़ी आगे आते हैं। तो ये भी एक सजेशन है कि इसका जो रेट है वो 12 से
22% बढ़ा दिया जाए। अब ये जो जंप है तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन सोल्यूशन में जब आप मेंस में सोल्यूशन लिखोगे तो उसमें आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए। पहली बात तो आपको 50% बढ़ाने का रिकमेंडेशन दे सकते हो। दूसरी चीज़ पॉपुलेशन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तीसरी चीज़ आप ये लिख सकते हो कि जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है उसका जो वेटेज है उसको बढ़ा दो, बस इतना। कितना बढ़ाना है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ आप सजेशन में डाल सकते हो फाइनेंस कमीशन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल्स हैं, जिससे बहुत सारे डाउट्स हमारे फुलफिल हो रहे हैं। अब एक और दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे कौन-कौन से टैक्सेस हैं या जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो बहुत जगह से पैसा आता है, तो वो कौन-सा रिसीट है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वो स्टेट्स के अंदर बाँट देती है या फिर स्टेट्स को दे देती है कुछ हिस्सा। तो जो सेंट्रल का डिविजिबल पूल है ना, जो जिसमें से सेंटर अपना कुछ हिस्सा अपने पास रखता है और 41% स्टेट्स को बाँट देता है, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? उसमें आता है कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट हैं बाय द वे। डायरेक्टली ये टैक्स कलेक्ट करे जाते हैं इसलिए। कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, फिर कस्टम ड्यूटी जो कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगती है वो, यूनियन एक्साइज़ ड्यूटी, एक्साइज़ ड्यूटी मतलब कोई भी चीज़ अगर माइन करी जाती है या नई बनाई जाती है, ठीक है? कोई भी चीज़ नई प्रोड्यूस हो रही है, उस पे एक्साइज़ ड्यूटी लगती है। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये सारे जो टैक्स कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका 59% खुद रख लेती है और 41% स्टेट्स में बाँट देती है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं, जो कि इस डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं है। मतलब वो सेंटर स्टेट्स में नहीं बाँटता। वो है सरचार्ज। सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स एक तरह से, या फिर आप ये मान सकते हो कि ये सुपर रिच टैक्स होता है। क्योंकि जिन लोगों की इनकम या जिन कॉर्पोरेशंस की इनकम बहुत ज़्यादा है, उन पे एक्स्ट्रा टैक्स और लगा देती है गवर्नमेंट, ठीक है? सेस होता है किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई सेस लगा दिया। जैसे ऐसा केरला में भी हुआ था कि एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड वहाँ पे आया था 2-3 साल पहले, तो उस लैंडस्लाइड के लिए एक डिज़ास्टर सेस गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था। जिससे क्या है कि सरकार के पास और पैसा इकट्ठा हो, जिस पैसे को वो यूज़ करके लोगों की और ज़्यादा मदद कर पाए, जो डिज़ास्टर से जूझ रहे हैं या परेशान हैं, ठीक है? तो ये भी जो सेंटर लगाती है सेस, वो स्टेट्स में नहीं बाँटती, वो खुद रख लेती है। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू भी, जो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है, मतलब सपोज़ सेंटर के कोई, क्योंकि जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास बहुत सारी पब्लिक कंपनीज़ भी हैं उनके पास, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारा ज़मीन है, बहुत सारा गवर्नमेंट का जो एसेट्स है, सपोज़ सेंटर ने उनको बेचना चालू करा, तो उससे भी बहुत सारा पैसा आता है। तो मतलब द थिंग इज़, जो भी टैक्स के अलावा जो भी पैसा आ रहा है, वो भी फाइनेंस कमीशन वाले डिविजिबल डिविजिबल पूल में काउंट नहीं होता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक डिटेल है जो आपको ध्यान रखनी है कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इस पे डायरेक्टली प्रीलिम्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी इलैबोरेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। पिनरई स्टालिन टू कम टुगेदर फॉर लॉन्च ऑफ पेरियार मेमोरियल इन वाईकॉम टुमारो। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट है। एक्चुअली इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को 100 ईयर्स हो चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है अब। ठीक है? तो इसमें क्या है कि ये एक क्योंकि अब 100 ईयर्स हो गए हैं, तो केरला और तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो साथ में आके एक पर्टिकुलर मेमोरियल को लॉन्च करेंगे। अब ये जो न्यूज़ है, ये इसमें क्या हो रहा है, कौन लॉन्च कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वाईकॉम सत्याग्रह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको 100 साल हो गए 2024 में। तो ऐसा क्या था वो देखना ज़रूरी हो जाता है। देखो, वाईकॉम सत्याग्रह एक ऐसा सत्याग्रह था वाईकॉम में। वाईकॉम एक जगह है केरला में। यहाँ पे क्या था, एक ऐसा मूवमेंट था जिसको आप टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी बोल सकते हो। एक्चुअली हिस्टोरिकली जो दलित्स थे, उनको टेम्पल्स में अलाउ नहीं करा जाता था। इनफैक्ट जो सड़कें टेम्पल्स तक जाती थी, वहाँ पर भी उनका जाना अलाउड नहीं था। तो वाईकॉम सत्याग्रह करा गया, जिसमें इस मूवमेंट के दौरान ऑब्वियसली बहुत सारे लोग चल के गए टेम्पल तक। और ये जो एक पर्टिकुलर यहाँ पे एक ट्रेडिशन बना हुआ था कि इनको अलाउ नहीं करा जाएगा, उसको इन्होंने तोड़ा। ठीक है? और ये चीज़ हुई थी 1924 में। इस टाइम पर जो पेरियार है, बाय द वे पेरियार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में इनका काफ़ी बड़ा रोल है। जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, ये ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है इसके बारे में भी। तो उनमें काफ़ी बड़ा रोल है इनका भी। तब इन्होंने 1925 में एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी लॉन्च करा था। एनीवे, पेरियार ने वाईकॉम सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करा। महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु ने भी वाईकॉम सत्याग्रह को सपोर्ट भी करा। यहाँ पे और भी लोग थे, जैसे के कलप्पन। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। के कलप्पन का रोल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी काफ़ी अच्छा था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा था।
तो ये तो सारी चीज़ें थोड़ी स्टैटिक की हो गई, बट बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि अभी ये इसके 100 साल पूरे हो चुके हैं, तो उस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फाइन। एंड श्री महादेव जो टेम्पल है बायकॉम में, वहाँ पर ये एक मूवमेंट चला था। इतना आपको ये ध्यान रखना है। टेम्पल एंट्री मूवमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। डीपनिंग इंडियाज स्टेप्स एज अ की स्पेस फेयरिंग नेशन। तो धीरे-धीरे क्या हो रहा है, इंडिया अपना स्पेस फुटप्रिंट बढ़ा रहा है और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, बहुत सारे मिशंस को लॉन्च करके हम स्पेस में अपना जो ओवरऑल प्रेज़ेंस है, उसको धीरे-धीरे इंक्रीज़ करते हैं। हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है, वो 1960 से ही चालू होता है। इतना पुराना नहीं है हमारा स्पेस प्रोग्राम, काफ़ी नया है। और अगर आप टाइमलाइन को देखो कि एक तो हमारा स्पेस प्रोग्राम बहुत न्यू है, दूसरी चीज़ हमारा स्पेस प्रोग्राम जो है वो हमेशा बहुत ही कम बजट पर काम करता है। अगर इन दोनों चीज़ को ध्यान रखो, तो जो परफ़ॉर्मेंस हमारे स्पेस प्रोग्राम की रही है, वो काफ़ी एक्सेप्शनल है और काफ़ी अप्रिशिएबल है। तो अभी क्या चल रहा है, इंडिया में गगनयान की प्रिपरेशन चल रही है। गगनयान क्या है? एक ऐसा मिशन है, जिसके अंदर इंडिया पहली बार अपनी कंट्री से कुछ इंसानों को स्पेस में वो ले जाएगा। कभी भी आज तक इंडिया ने किसी भी ह्यूमन को स्पेस में नहीं भेजा है, तो ये पहली बार हम ऐसा करेंगे और 3 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको ले जाया जाएगा कुछ दिन के लिए और वापस वो स्पेस से लौट के अर्थ पर आ जाएँगे। तो इसी का नाम है गगनयान मिशन, ठीक है? तो क्रू को स्पेस में ले जाया जाएगा पहली बार और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एक तो इस स्टेप में काम हो रहा है। दूसरा और कौन-कौन से गोल्स हैं इंडिया के? हम चाहते हैं कि हमारा खुद का एक स्पेस स्टेशन भी हो। स्पेस स्टेशन क्या होता है? जैसे कोई अर्थ है, अर्थ के अराउंड हमने क्या करा, एक सैटेलाइट लॉन्च करी। अब ये जो सैटेलाइट है ना, ये अर्थ के अराउंड ऐसे घूमती रहती है, ठीक है? अर्थ के अराउंड ये रिवॉल्व करती रहती है। अब इस सैटेलाइट का बहुत पर्पस होता है। सैटेलाइट ऊपर से अर्थ की पिक्चर्स लेती है। सैटेलाइट अर्थ से जो कम्युनिकेशन का डेटा है उसको रिसीव करती है और वापस सेंड भी करती है। तो कम्युनिकेशन में मदद करती है, अर्थ की पिक्चर्स लेती है और बहुत सारा डेटा अर्थ का कलेक्ट करती रहती है। ठीक है? तो मतलब बहुत काम आती है सैटेलाइट्स। लेकिन सपोज़ हमने सैटेलाइट की जगह एक एम्प्टी बॉक्स, एक बहुत बड़ा बॉक्स जो कि बहुत खाली है, खाली मतलब उसके अंदर स्पेस है, उसको छोड़ दिया तो बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है अब। एक ऐसा बॉक्स हमने बनाया जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत इक्विपमेंट है, बट अंदर से वो खाली है, हॉलो है वो। उसको हमने स्पेस में यूँ छोड़ दिया। अब वो अर्थ के अराउंड यूँ घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। अब ये खाली है। अब हम क्या करेंगे? एक और फ्लाइट अर्थ से लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर और उस पर्टिकुलर रॉकेट के ऊपर जो मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में ह्यूमन्स होंगे। उस मॉड्यूल्स में ह्यूमन्स होंगे। अब ये जो मॉड्यूल है, ये भी अर्थ के चक्कर लगाएगा और वो जो मैंने पहले बॉक्स अर्थ के ऊपर भेजा था, वो भी अर्थ के चक्कर लगा रहा है। तो सपोज़ ये एक बॉक्स है और एक मॉड्यूल है, जिसके अंदर ह्यूमन्स हैं कुछ। तो जो मॉड्यूल है ना, वो इस बॉक्स के जाके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा और ह्यूमन्स इस मॉड्यूल से निकल के इस बॉक्स के अंदर आ जाएँगे। तो ये जो एक बॉक्स था ना, ये बॉक्स नहीं है। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कुछ नहीं है, एक सैटेलाइट ही है। बट वो नॉर्मल सैटेलाइट वाले काम नहीं कर रहा। उसके अंदर वो एक खाली स्पेस है जिसमें ह्यूमन्स बैठ सकते हैं, इनफैक्ट रह भी सकते हैं। और धीरे-धीरे क्या करेंगे, ये जो बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस भेजेंगे और जो ओरिजिनल बॉक्स था ना, जो ओरिजिनल बॉक्स था, उससे कनेक्ट कर देंगे और भी बहुत नए-नए बॉक्सेस स्पेस में भेज-भेज के। ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज़ेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत से ये जो बॉक्सेस हैं, ये इकट्ठे होते-होते एक पूरा नेटवर्क ऑफ रूम्स बन जाता है। मतलब बहुत सारे ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं, बहुत सारे स्पेस में रूम्स खुल जाते हैं और यहाँ पे कोई रह सकता है, यहाँ से घूम के यहाँ जा सकता है, यहाँ से घूम के यहाँ। तो ऐसे जाके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं स्पेस में जाते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो यही होता है स्पेस स्टेशन का पर्पस, जो अभी इंडिया का नहीं है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा, नाम भी सुना होगा, वो जो ऑलमोस्ट 5 ग्लोबल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से मिलके बना है, जिसमें नासा भी पार्ट करता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। इंडिया या इसरो का कोई कंट्रीब्यूशन अभी नहीं है किसी भी स्पेस स्टेशन में फिलहाल तक, ठीक है? तो ये हमें खुद का बनाना है, ये हमारा अगले 10 साल का प्रोजेक्ट है। फिर ऑब्वियसली जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, जो गगनयान से हम 2026 के अंदर कोशिश करेंगे कि स्पेस में जाएँ हम, उसको हम ये फिर फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि अभी तो स्पेस में गए हैं अर्थ के, फिर हम मून तक भी पहुँचाएँ इंडियंस को। तो ये भी देखते हैं फ्यूचर में होगा या नहीं। और भी बहुत सारे जो अनक्रूड लूनर मिशंस हैं, यहाँ पे भी हमें करने हैं फ्यूचर में। तो ऑब्वियसली नई-नई टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? उसके अलावा एक और नई चीज़ डेवलप कर रहे हैं हम, एनजीएलवी, व्हिच इज़ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि ये क्या है? एक्चुअली क्या होता है,
किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए दो चीज़ें होती है। एक तो नीचे रॉकेट हो गया, ठीक है? रॉकेट का मेन पर्पस होता है कि वो किसी भी चीज़ को स्पेस में पहुंचा दे बस। लेकिन जो मेन चीज़ होती है ना वो ऊपर होती है, जिसको आप कहते हो पेलोड। ये हो गया पेलोड। अब इस पेलोड के अंदर कोई आप सैटेलाइट रख दो, या इस पेलोड के अंदर आप किसी इंसान को बिठा दो, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। तो ये जो रॉकेट है ये उड़ेगा, स्पेस में जाएगा, और ये जो पेलोड है और ये जो रॉकेट है ना ये अलग हो जाएंगे। कुछ टाइम बाद ये जो पेलोड है ये रॉकेट से अलग हो जाएगा, ये ऐसे अलग हो जाएगा और ये खुल जाएगा। अगर इसके अंदर सैटेलाइट है तो पेलोड खुल जाएगा और सैटेलाइट जो है बाहर निकल जाएगी, और ह्यूमंस है तो वो बंद रहेगा और वो किसी ना किसी स्पेस स्टेशन से जाके अटैच हो जाएगा। ये जो रॉकेट था ना ये घूम फिर के वापस अर्थ के अंदर आके गिर जाएगा, ठीक है? और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो ऐसा ही यूजुअली होता है। लेकिन ये जो पेलोड है ये कितना हैवी है, कितना भारी है, उसके बेसिस पे हमें रॉकेट भी चुनना पड़ता है। अगर पेलोड बहुत हल्का है और हमें स्पेस में ज़्यादा ऊपर भी नहीं ले जाना उसको, तो कोई भी रॉकेट आप यूज़ कर सकते हो। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रॉकेट है वो है LVM-3, ठीक है? लेकिन अभी रिसेंटली देखा गया था, जैसे यहाँ पे भी लिखा है, इसरो की अभी एक सैटेलाइट थी GSAT-N2। ये इतनी भारी सैटेलाइट थी कि हम हमारे सबसे बड़े रॉकेट से इस सैटेलाइट को ऊपर नहीं ले जा पाए। इनफैक्ट हमें स्पेस एक्स, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है यूएस में बेस्ड है, उसके फैल्कन 9 रॉकेट को यूज़ करना पड़ा। और उसका जो रॉकेट है उसको यूज़ करके हमने हमारी सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाया, क्योंकि वो बहुत हैवी थी। और हमारी जो LVM-3 है वो है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो हमारी सैटेलाइट को ऊपर ले जाया जाए। इसलिए NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बनाया जाएगा। रॉकेट को लॉन्च व्हीकल ही बोला जाता है, ठीक है? तो ये NGLV बनाया जाएगा, जिससे अभी जो LVM-3 की कैपेसिटी है उससे 3 गुना इसकी कैपेसिटी होगी वेट उठाने की, और अगले 8-10 साल में ये बनने का टारगेट है, ठीक है? एक और चीज़, हम रीयूजेबिलिटी पर भी फोकस करेंगे। अभी मैंने आपको क्या बोला कि जो रॉकेट है ये सैटेलाइट को या ह्यूमन मॉड्यूल को, किसी को भी स्पेस में छोड़ के वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके खत्म हो जाता है, या फिर वो आएगा और ओशन में गिर जाएगा और उसके बाद उसकी स्टोरी खत्म। लेकिन क्या हो अगर हम, जब ये जो लॉन्चिंग व्हीकल है या ये जो रॉकेट है ये किसी भी मॉड्यूल को या किसी भी सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ के वापस अर्थ की तरफ जब री एंट्री कर रहा है, जब ये वापस री एंट्री कर रहा है, तो क्यों ना उसी टाइम पे हम इसको एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय होने से बचा लें, ठीक है? तो उससे क्या होगा, मतलब उसमें होगा क्या कि ये जो रॉकेट है ये नीचे आते टाइम, ऊपर से नीचे गिरते टाइम भी ये कुछ ना कुछ नीचे से थ्रस्ट देता रहेगा, जिससे इससे नीचे गिरने की जो इसकी स्पीड है ना वो बहुत कम हो जाएगी। मतलब ये बहुत ही स्लोली नीचे गिरेगा, तो एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और इनफैक्ट इतना स्लोली नीचे गिरेगा कि ये ज़मीन पे आके ही लैंड हो जाएगा अपने आप। इससे क्या होगा, इसी लॉन्चिंग व्हीकल को हम बार बार यूज़ कर पाएंगे। तो इससे रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, तो कॉस्ट सेविंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? बार बार आपको ये लॉन्चिंग व्हीकल बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है, और ये सारे इंडिया के जो स्पेस सेक्टर है उसकी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी भी है और हमारी नीड्स भी है। और डेफिनेटली हमें प्राइवेट सेक्टर से कोलैबोरेशन करना है, क्योंकि इसरो का मैंने अभी आपको बताया बजट का कॉन्स्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर और ज़्यादा टेक्नोलॉजी, और ज़्यादा कोलैबोरेशन, और ज़्यादा स्किल्स, और ज़्यादा बजट अपने साथ लाएगा। तो ये हमें ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर भी कोलैबोरेट करे इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में। और यहाँ पे बोला गया है, जो ऑथर है उन्होंने 3-4 चीज़ें प्रपोज करी है कि प्राइवेट इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएँ, फॉरेन एंटिटीज़ के साथ और ज़्यादा काम हो, और माइलस्टोन बेस्ड फंडिंग हो, जिससे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़े। माइलस्टोन बेस्ड फंडिंग क्या होता है? अभी क्या है, जैसे सपोज इसरो को बजट दे दिया 10,000 करोड़ का, ठीक है? और हर साल ये मिले जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं। इससे बेटर जो ऑथर प्रपोज कर रहे हैं कि माइलस्टोन बेस्ड फंडिंग है, कि जैसे उन्होंने बोला कि अगर आपका चंद्रयान-3 सक्सेसफुल हो गया, तब हम आपको इतना पैसे दे देंगे। फिर अगर आपका गगनयान का जो इनिशियल जो कुछ टेस्ट है वो अच्छे से पूरे हो गए, तब आपको इतनी और फंडिंग दे देंगे। तो इससे क्या है, एक अकाउंटेबिलिटी रहती है कि जैसे प्रोजेक्ट फिनिश हो रहा है उसके बेसिस पे एक्स्ट्रा फंडिंग आती जाती है, तो एक इंसेंटिव भी मिलता है अच्छा काम करने का। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह के सजेशन घूम रहे हैं स्पेस सेक्टर को लेके, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। द कोड ऑफ कंडक्ट जजेस नीड टू फॉलो। अभी रिसेंटली एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने थोड़े से कंट्रोवर्शियल कमेंट्स दिए थे। अभी जो कमेंट्स क्या है, कंट्रोवर्सी क्या है, वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। फिर भी हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कुछ कोड ऑफ एथिक्स है और जो कोड ऑफ कंडक्ट है
जो जजेस को फॉलो करने पड़ते हैं। अब इन टॉपिक्स पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जो अभी कमेंट्स दिए गए हैं उन पे वो थोड़ा कंसिडरेशन में लेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। अब वो क्या चीज़ है वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स जजेस को क्या क्या फॉलो करने होते हैं, कौन से कोड ऑफ कंडक्ट जजेस को फॉलो करने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन बनेंगे। इनफैक्ट GS4 में जो एथिक्स का सिलेबस है वहाँ पे भी इस तरह से किसी केस स्टडी में ना वो इस चीज़ को इंक्लूड कर देंगे, या रैंडमली भी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कैसे जुडिशरी के अंदर एथिक्स मेंटेन करी जा सकती है। ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, तब आप इन चीज़ों को डायरेक्टली लिख पाओगे वहाँ पे कि इंडिया में ऑलरेडी ऐसी चीज़ें हैं जो जुडिशियल कंडक्ट को क्या करती है, डिटरमाइन करती है, या उसके स्टैंडर्ड्स उन्होंने ऑलरेडी बता रखे हैं। तो ये आपको नाम ध्यान रखना है, रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। ये 1997 में कोड ऑफ एथिक्स इंडिया में आया था, जो कि जजेस को फॉलो करना होता है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट कर लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये कोड ऑफ एथिक्स है। कोड ऑफ एथिक्स आपको बताता है कि कौन कौन सी एथिकल चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है जजेस को, और ये बताता है कि जजेस का जो बिहेवियर है वो पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, आप ये खुद सोचो अपने अकॉर्डिंग, इंडिया में 3 मेन ब्रांचेज है गवर्नमेंट की। एक है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव, और तीसरी है जुडिशरी। लेजिस्लेचर में जितने भी लोग बैठे ना, वो लोग हैं जिनको आपने इलेक्ट करा है, मतलब वो लोगों के चुने हुए लोग हैं। अब चाहे वो आपको पसंद है या नहीं, बट द थिंग इज कि लेजिस्लेचर में वो लोग, वो इंसान बैठे हैं जो हमने ही चुने हैं हमारे बीच से। एग्जीक्यूटिव में वो लोग हैं जो कि लेजिस्लेचर में थे, तो मतलब एग्जीक्यूटिव भी एक तरह से वो लोग हैं एग्जीक्यूटिव में जिनको हमने चुना है। जुडिशरी इकलौती ऐसी ब्रांच है जो कि अनइलेक्टेड है, उसके अंदर एक भी इंसान नहीं है जो हम लोगों ने चुन के वहां पे भेजा हो। सारे जजेस अपने मेरिट पर वहां पे गए। लेकिन फिर भी अगर आप देखो, आप ढंग से सोचो, तो जुडिशरी पे ट्रस्ट हमारा सबसे ज्यादा है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कंपैरिजन में। इवन दो ये एक इकलौती ब्रांच है जिस जो हमारे बीच में से नहीं है वो लोग, मतलब इनको तो हमने वहां पे भेजा भी नहीं, फिर भी हमारा इन पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। तो जजेस के ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन रखने की, ठीक है। और ये चीज कौन बोलती है? रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, जो कि कोड ऑफ एथिक्स है। तो ये तो हो गया कोड ऑफ एथिक्स। फिर होता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट हमें बताता है कि जजेस को कॉन्फिडेंस, ओवरऑल जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, इम्पार्शियलिटी है, डिग्निटी है जुडिशरी की, वो मेंटेन रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबको इक्वली ट्रीट करना है। ये सारी चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट बताती है। एंड ये 2002 के बैंगलोर प्रिंसिपल्स हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। ये ना प्रीलिम्स में लिख देंगे, बैंगलोर प्रिंसिपल्स अभी न्यूज़ में थे, बताओ क्यों, या फिर ये क्या है। तो इससे आपको पता चलेगा कि वो कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट है। तो ऐसा आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेंस में भी, GS4 में भी ये थोड़ा सा रेलिवेंट है। फिर बहुत जब ये स्टेटमेंट दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के द्वारा, तब बहुत सारे लोग बोलने लगे थे कि इन जज को इम्पीच करना चाहिए, इनको अपनी पोजीशन से हटाना चाहिए। तो द थिंग इज कि अब ये इम्पीचमेंट शब्द भी न्यूज़ में आ गए, और इस पे ना द हिंदू ने ये बताया भी है प्रोसीजर, तो इसको भी एक बार डिस्कस करते हैं। सो किसी भी जज को इम्पीच करने का प्रोसीजर क्या होता है? सी, एक्चुअली जो जज को रिमूव करते हैं वो अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास ही होती है। प्रेसिडेंट जज को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते। पहली बात तो पार्लियामेंट को एक मोशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। दोनों हाउस से स्पेशल मेजॉरिटी से जो ये इम्पीचमेंट का एक रेजोल्यूशन है वो पास होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, जो 2/3 से ज़्यादा जो लोग हैं दोनों हाउस में, उनको वोट करना पड़ेगा इसके फेवर में कि जो ओवरऑल जज है उसको इम्पीच करना चाहिए, उनको अपनी पर्टिकुलर पोजीशन से रिमूव करना चाहिए। तो ये दोनों हाउसेस के 2/3 लोग इस चीज़ पे फेवर में होने चाहिए, ठीक है। और ये भी जो रिजोल्यूशन है ना, ये तभी डिस्कस होगा पार्लियामेंट के अंदर भी, जब इन दोनों ग्राउंड्स पर प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, इन दोनों ग्राउंड्स पर ही किसी जज के अगेंस्ट कोई ना कोई एलिगेशन लगा हो कि भाई उन्होंने मिसबिहेव करा है, या वो इनकैपेसिटी है, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एज अ जज फंक्शन कर पाए। सिर्फ इन दोनों ग्राउंड्स पे जजेस के अगेंस्ट पार्लियामेंट के अंदर ये रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउसेज में ये पास होगा। फिर जाके जब ये हो गया, उसके बाद जो प्रेसिडेंट है, फिर फाइनली वो ये इस पार्लियामेंट्री प्रोसेस के बाद वो जज को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर इम्पीचमेंट नहीं हुआ तो क्या एक और तरीका है जिससे जो जज है वो, देखो इम्पीचमेंट जब किसी भी जज का होता है ना, तब बहुत ज़्यादा पब्लिक आउटक्राई होती है,
और बहुत ज़्यादा नेमिंग और शेमिंग होती है, तो बहुत सारे जज ये भी प्रेफर करेंगे कि भाई इम्पीचमेंट का जो पूरा प्रोसीजर है उससे बेटर है वो खुद ही रिजाइन कर ले या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले, ठीक है, ताकि इतना जो उनको शेमिंग होगी या जो मीडिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलेगी उससे वो बच सके, और जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा जज के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, उससे भी बच सके, तो वो कभी कभी वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले सकते हैं इम्पीचमेंट से बचने के लिए। और ये जो इन हाउस प्रोसीजर है ये सुप्रीम कोर्ट में अलाउड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो कंप्लेंट्स है जज के अगेंस्ट, जितने भी कंप्लेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाती है इन जनरल, या फिर किसी हाई कोर्ट का मैटर है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास जाएगी, और फिर वो इस पे देखेंगे कि उसको कि ये जो जिस टाइप की कंप्लेंट आ रही है क्या उसमें हम ये जो जज हैं उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट का रूट दे सकते हैं या फिर उनको इम्पीच करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं और इस पे तो मेंस में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एक पर्टिकुलर एडिटोरियल पर। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द ग्लोबल शेयर ऑफ सोलर एनर्जी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल आया है क्योंकि इसमें ओवरऑल जो सोलर एनर्जी की नई नई न्यू टेक्नोलॉजीज है ना उसके बारे में बात की गई है। तो इस आर्टिकल में ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज मैंशनड है जिसका नाम हमने शायद पहले सुना भी ना हो। तो द थिंग इज प्रीलिम्स में ना ऐसे ही आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। इस आर्टिकल में ऐसे नई नई टेक्नोलॉजीज का नाम लिखा है, प्रीलिम्स में वो क्या करेंगे इन टेक्नोलॉजीज का नाम लिख देंगे और बोल देंगे ये क्या है या इनका रोल क्या है या ये कैसे फंक्शन करती है। क्योंकि जो ये आप आर्टिकल पढ़ रहे हो यूपीएससी के किसी पेपर सेटर ने भी ये आर्टिकल शायद पढ़ा हो और ऐसे क्वेश्चंस बने हैं पास्ट में, इसलिए मैंने आपको बताया। तो इसमें जो टेक्नोलॉजीज लिखी है वो भी हमें ध्यान रखनी है। तो पहले मैं आपको ग्लोबल सिनेरियो बताऊंगा, उसके बाद हम इन न्यू टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे। पहले ग्लोबल सिनेरियो समझते हैं। देखो सोलर एनर्जी जो है ओवरऑल वो इसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई, वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट। अब ये किसने पब्लिश करी है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाता है। बाय द वे इंटरनेशनल सोलर अलायंस वही बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, ठीक है, इंडिया के अंदर है ये। बहुत ही कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड में जिनका मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिनका हेडक्वार्टर इंडिया में हो, लेकिन इंटरनेशनल सोलर अलायंस यही है। और ये इंडिया ने ही फ्रांस के साथ मिलकर इसको लॉन्च भी किया था। बट ठीक है, अब उसकी हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, बट ये आपको पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करी है। ओवरऑल ये जो यहाँ पे ट्रेंड है ना, ये प्रीलिम्स में स्टेटमेंट जैसे आ जाएगा और ऐसा आता ही है। आपको ये पता होना चाहिए कि 2000 ईयर में 2000 में जो ओवरऑल सोलर कैपेसिटी थी पूरे वर्ल्ड की वो अराउंड 1.2 गीगावाट थी। इतना आपको ध्यान रखना है, 1.2 गीगावाट, और वो आज बढ़ के 1400 गीगावाट हो चुकी है। 1.2 गीगावाट तो आज इंडिया के एक स्टेट की सोलर कैपेसिटी होती है। 2000 में पूरे वर्ल्ड की थी 1.2 गीगावाट। आज इंडिया के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी 1.2 गीगावाट है, सिर्फ स्टेट्स की, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना कि कितना आगे हम आ चुके हैं ओवरऑल सोलर प्रोडक्शन के अंदर और सोलर कैपेसिटी इंक्रीज करने के अंदर। एंड इसी दौरान जितना भी रिन्यूएबल कैपेसिटी इस 21st सेंचुरी में ऐड हुई है नई, उसमें से 75%, 3/4 मतलब 75% सोलर एनर्जी ही आई है। अब ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, क्योंकि ना अब देखो आपको ये आर्ग्यूमेंट को, इसको कैसे आप यूज करोगे, इस आर्ग्यूमेंट को, ये किस काम का है आपके। मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का एनालिसिस करो, उसकी अच्छाई बताओ और उसमें जो चैलेंजेस है वो भी बताओ। तो अच्छाई तो आप बहुत सारे लिख दोगे, चैलेंजेस भी आप बहुत सारे लिखोगे। एक चैलेंज ये भी है कि रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट में हम सिर्फ सोलर पे ही बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है या स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे इतना फोकस हम नहीं कर पा रहे, है ना। और ये डेटा तब आपके काम आएगा कि जो नए एडिशन हुए, यहाँ पे मैं टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा, जो नई रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में एडिशन हुए हैं उसमें से 75% सिर्फ सोलर ही है। तो जो भी नई चीज आ रही है ना उसमें 70% अटेंशन सोलर को मिल रही है। विंड, जियोथर्मल, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बायोमास, इन पे जो अटेंशन है वो बहुत कम है। तो सोलर ने सबको ओवरशैडो कर दिया है। ये चैलेंजेस है रिन्यूएबल एनर्जी के, ये आपको ध्यान रखना है। फाइन, तो ये ग्लोबल सिनेरियो हमने डिस्कस करा। एक और ग्लोबल पिक्चर यहाँ पे लिखी है, उसको भी एक बार डिस्कस करते हैं, उससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एक तो ये डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इस पे डायरेक्टली ऐसे ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी अभी मैंने आपको क्या बताया, अराउंड 1400 गीगावाट आज के टाइम पे टोटल ग्लोबल सोलर पावर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है, जिसकी 43% या फिर आप 45% मन में ध्यान रख लो, 45% चाइना के अंदर ही है सिर्फ, ठीक है, और 10% यूएस का है
और इंडिया, जापान और जर्मनी, इनका 5% शेयर है। इंडिया का 5% है, जर्मनी का 5% है, जापान का 5% है। तो ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाएंगे। प्रीलिम्स में लिखा होगा कि 50% से ज्यादा सोलर कैपेसिटी चाइना के अंदर इंस्टॉल्ड है। क्या ऐसा है? नहीं, 45% के अराउंड है, 50 नहीं है। या प्रीलिम्स में ऐसा लिखा होगा कि वर्ल्ड में 40% से ज्यादा जो कैपेसिटी है वो चाइना के अंदर है सोलर की। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, इसलिए ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो मैंने आपसे ग्लोबल आउटलुक डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज जो कि इस आर्टिकल के अंदर मेंशन भी है। ठीक है, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उन पे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बन सकते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मेंशन है। एक तो यहाँ पे लिखा है क्वांटम डॉट सोलर सेल। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टर्म है। कुछ लोगों को क्वांटम डॉट के बारे में पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, लेकिन बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि जो नॉर्मल सोलर सेल होता है, जो नॉर्मल सोलर पैनल होता है, वो कैसे काम करता है। सोलर पैनल के अंदर क्या होता है, ऊपर से सनलाइट गिरती है। सनलाइट के थ्रू क्या होता है कि यहाँ पे सनलाइट के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। ठीक है, सनलाइट के अंदर कुछ एनर्जी होती है। अब सोलर पैनल बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना होता है। इन मटेरियल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, ऑब्वियसली। ठीक है, मटेरियल सारी चीजें एटम्स से तो बनी है, और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मटेरियल के जो एटम्स है वो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्पेशली इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो एटम से निकल जाता है। एटम से निकल जाता है और फिर घूमता रहता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना सनलाइट की एनर्जी से, इसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। ठीक है, ऐसे ही जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी है वो इसी टाइप से बनती है। तो जो क्वांटम डॉट सोलर सेल है, ये क्या है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस जो मटेरियल है, ये सोलर पैनल जो है, ये बहुत ज्यादा थिन है। क्या, ये बहुत ज्यादा थिन है, इट इज वेरी थिन। तो इसकी जो थिकनेस है वो कम है, ये थिनर है थोड़ा, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी क्वांटम डॉट खुद में क्या होता है, क्वांटम डॉट बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और नैनो लेवल पे, मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर के लेवल पे। अब ये जो है ना पूरा स्टैटिक का टॉपिक है, तो अभी इसको डिस्कस करने का फायदा नहीं है, क्योंकि मैं इतना आपको ये एक्सप्लेन कर भी नहीं पाऊंगा। बट प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से क्वांटम डॉट्स जो है वो अलग हम कभी देखेंगे। बट क्वांटम डॉट सोलर सेल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये बस थिन सोलर पैनल है। अब कोई सोलर पैनल थिन होगा तो वो थोड़ा लाइट भी होगा, हल्का भी होगा। ठीक है, उसको उसकी जो कॉस्ट है एक जगह से दूसरी ले जाने की, वो काफ़ी कम होगी। उसको इंस्टॉल करने के जितने तरीके हैं वो बढ़ भी जाएंगे, तो इसलिए ये काफ़ी फ़ायदा होता है। इसमें यहाँ पे लिखा है ऑब्वियसली जो इसकी एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है, एंड ये सोलर एनर्जी कैप्चर में तो हेल्प करेगा ही, साथ में एटमॉस्फेरिक वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज में भी ये काम कर सकता है। अब एक और नया यहाँ पे टर्म आ गया, एटमॉस्फेरिक वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। अब ये जो टर्म है ना, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है समझना, बहुत सिंपल है इनफैक्ट। देखो, आपको पता है कि हमारे आसपास जो हवा है उसके अंदर कुछ वाटर पार्टिकल्स भी हैं। गर्मी में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जब बारिश होती है कभी कभी तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हवा में बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स हैं। तो जिन जगह पर पानी की कमी है, क्या हम हवा में से जो वाटर पार्टिकल्स हैं इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? आंसर है यस। इसी को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पे स्लाइड अलग से इंक्लूड करी है इस टॉपिक को थोड़ा सा समझाने के लिए, तो अगेन मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, बट ये जो स्लाइड है प्लीज़ आप इसको पॉज करके थोड़ा पढ़ना, क्योंकि ये टर्म क्योंकि न्यूज़ में मैंशन है ना, तो प्रीलिम्स में इसकी टेक्नोलॉजी क्या क्या होती है उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हैं ऐसे। तो एटमॉस्फेरिक वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं? देखो, एक चीज़ होती है बायो इंस्पायर्ड। बायो इंस्पायर्ड मतलब जो बायोलॉजिकली ऑलरेडी हो रहा है उसी से हम इंस्पिरेशन ले लें। जैसे पेड़ जिस तरह से पानी को या बहुत सारी जो नॉट जस्ट पेड़, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके जो सरफेस है ना उस पर पानी आके स्टोर हो जाता है एटमॉस्फेयर से। तो उनका जो इंसेक्ट्स का सरफेस है, स्किन है, वो किस मटेरियल से बनी है या उसका टेक्सचर क्या है, क्या हम उसी टेक्सचर को फॉलो करके कोई ऐसा मटेरियल लैब के अंदर बना सकते हैं जो कि पानी को एब्जॉर्ब कर ले, है ना? तो इससे क्या करा हमने, इंस्पिरेशन ली बायोलॉजी से, बायो इंस्पायर्ड। फिर होता है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में क्या होगा, सिंपल, जो अंडरग्राउंड पानी है, अंडरग्राउंड जो सॉइल है उसके अंदर बहुत सारा पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, क्या हम उनको भी ट्रैप कर सकते हैं? तो वो अंडरग्राउंड तरीके से भी होता है। फिर है सोलर चिमनी। सोलर चिमनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सोलर चिमनी में क्या होता है, लिटरली जो यहाँ पे लिखा है ना कि क्वांटम डॉट सोलर सेल जो है उसको यूज़ करके हम एटमॉस्फेरिक वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ा सकते हैं, वो यही है कि एक सोलर पैनल है,
उसकी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करा, ठीक है? उसकी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करा। अब इस इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो रहा है कि एक एक ऐसा यूँ वाल्व बनाया गया, जिसके अंदर जो वेपर है, पानी के वेपर हैं, वो धीरे-धीरे कंडेंस होके और ज़्यादा ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है बाय द वे, इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ये ना प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सोलर चिमनी न्यूज़ में थी या ये किस टेक्नोलॉजी का, इस टेक्नोलॉजी का क्या ओवरऑल यूज़ है। ऑब्वियसली आपको पता है कि सोलर मतलब सोलर पैनल से लिंक्ड है। चिमनी ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे वेपर्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि चिमनी में से वेपर्स निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, एटमॉस्फेयर में जो वाटर है उसको हार्वेस्ट कर रहे हो। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फिर थर्मो इलेक्ट्रिक और वेपर कंप्रेशन भी है। वेपर कंप्रेशन में तो सिंपली जो वाटर वेपर्स हैं उनको आप कंप्रेस करोगे ना, तो वाटर ड्रॉप्स बन जाएंगे, वो वाटर ड्रॉप्स बन के वो गिर जाएंगे और पानी बन जाएगा। थर्मो इलेक्ट्रिक में भी जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको यूज़ करके लिक्विड को, जो एटमॉस्फेरिक वेपर्स हैं उनको लिक्विड में कन्वर्ट करा जाता है। फिर है डेसिकेंट्स। डेसिकेंट्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस पे, मतलब पानी उनके सरफेस पे आके रुक जाता है। कोई ये सरफेस है और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो मान लेते हैं हवा में तैर रही हैं, वो इस सरफेस के कांटेक्ट में आएंगी ना, फिर इसको छोड़ नहीं पाएंगे। तो इस सरफेस ने उस पर्टिकुलर सरफेस को, उस पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल को क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ये भी दो टाइप का होता है, फिजियोजॉर्प्शन या फिर केमियोजॉर्प्शन। ये याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बट डेसिकेंट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देन फॉग कलेक्टर, ये तो बहुत सिंपल है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर वेपर हो रहा है वहाँ पे फॉग वाली कंडीशन हो ही जाती है। तो ऐसा कोई मैश बनाया जाए या ऐसा कोई नेट बनाया जाए, बहुत ही माइक्रो नेट, जिसके थ्रू फॉग में उस नेट को ले जाया जाए और उससे जो पानी है हवा में उसको कैलकुलेट नहीं, उसको कलेक्ट करा जा सके। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज भी एग्जिस्ट करती है जिन पे काम चल रहा है, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यही कुछ टेक्नोलॉजीज थी। और भी क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया सोलर पावर्ड फाइटो माइनिंग। इसमें कुछ भी नहीं है, बेसिकली माइनिंग, कोई भी चीज़ आप माइन करते हो ना ज़मीन से, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़ता है। वो इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से आ जाए, बस यही मतलब है इसका। तो ये फाइटो माइनिंग कोई ऐसा स्पेशल टर्म नहीं है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप माइनिंग कर रहे हो सोलर पावर से, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको यूज़ करके। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए फाइटो माइनिंग का मतलब क्या है। फिर सोलर पेवर ब्लॉक्स इंटीग्रेटेड विद बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड पीवी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर आप देखो, अभी आप सोलर पैनल आपको अपने घर में कहाँ देखने को मिलेंगे या बिल्डिंग्स में कहाँ देखने को मिलेंगे, छत पर। ये कोई बिल्डिंग की छत है और इसके ऊपर क्या होगा, सोलर पैनल के पैनल्स यूँ बिछा देंगे, छत पे यूँ लगा देंगे। तो ऐसे पूरी जो छत है वो ऑक्यूपाई हो जाती है और सिर्फ यही जगह है जहाँ पे सोलर पैनल आप लगा सकते हो। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं। अब जो नए सोलर पैनल्स हैं वो ऐसे हैं कि वो ट्रांसपेरेंट है। एक तो ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही थिन है, जैसे प्लास्टिक शीट होती है ना, उतने थिन सोलर पैनल्स बन रहे हैं और ट्रांसपेरेंट भी है। मतलब जो आपकी विंडो है, मान लेते ग्लास की विंडो है, इसके ऊपर आप ये जो सोलर पैनल की ट्रांसपेरेंट शीट है ना, इसको चिपका दो। अब विंडो तो सन की तरफ फेस कर ही रही है, तो ऊपर भी आपने सोलर पैनल तो लगाए रखे हैं, लेकिन आपने अपने विंडो पे एक सोलर पैनल की या सोलर एनर्जी क्रिएशन वाली एक पतली सी शीट चिपका दी जो कि ट्रांसपेरेंट भी है। तो सनलाइट आपके कमरे के अंदर भी आती रहेगी और विंडो के ऊपर ये जो सोलर पैनल की शीट लगी है ना, इससे भी जो एनर्जी है वो बनती रहेगी। बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि जो बिल्डिंग है इसके पूरे साइड पे इस पतली सी शीट को चिपका दिया जाए, जिससे सोलर एनर्जी बनती रहे। तो ये बिल्डिंग BIPV, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड पीवी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं लास्ट न्यूज़ पर। PM पोषण सेंटर टू बियर एडिशनल कॉस्ट। अब है क्या, देखो आपको एक स्कीम के बारे में बहुत टाइम से पता ही होगा, जिसका नाम है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम को लॉन्च क्यों किया गया था? एक्चुअली होता ये था कि बहुत सारे जो बच्चे थे वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने आते नहीं थे, क्योंकि एक तो उनको या तो इंटरेस्ट ना हो, दूसरी चीज़ जो यूजुअली पुअर बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जाते, क्योंकि उनको अपने पेरेंट्स की मदद करनी पड़ती है कुछ ना कुछ काम करने में, वर्क करने में, या फिर जो पेरेंट्स हैं वो बाहर काम कर रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल करने के लिए या उनका ध्यान रखने के लिए स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं पुअर लोगों के लिए, जिसके कारण उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल्स में नहीं जा पाते। तो मिड डे मील स्कीम बनाई गई, जिससे जो बच्चा है अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में अंदर जाएगा, वो पूरा क्लास अटेंड करेगा, उसको वहाँ पे लंच में खाना भी मिल जाएगा। तो जो इससे क्या है, जो बच्चों को इंसेंटिव मिला स्कूल में रहने का, तो इससे दो पर्पज सॉल्व हो गए। एक तो बच्चों को स्कूल के अंदर लाया गया, दूसरी चीज़ बच्चों को खाना भी दिया गया। तो एजुकेशनल एंड न्यूट्रिशनल
दोनों नीड्स बच्चों की पूरी हो गई। ठीक है, तो ये जो स्कीम है इसका नाम 2021 में चेंज कर दिया था। अब इसका नाम है पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण या फिर पीएम पोषण इसका नाम है। अब क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें हॉट कुक मील दी जाती है और ऑब्वियसली ये स्कीम के अंदर ये खाना खिलाया जाता है बच्चों को, और अराउंड 11 करोड़ स्टूडेंट्स इसमें डेली खाना खाते हैं इन जनरल। तो ये आपको नंबर 11 करोड़ थोड़ा सा याद रखना चाहिए। ये पूछा तो नहीं जाएगा बट फिर भी आपको इतना पता होना चाहिए कि 11 करोड़ तो एटलीस्ट नंबर ये आपको ध्यान रखना है। कितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्लास 8 तक ही ये चलती है। क्लास 8 से जितने नीचे बच्चे हैं, चाहे वो प्राइमरी क्लास में हो, क्लास 1 में हो, वहाँ तक ये मील प्रोवाइड की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब क्या है, फूड इन्फ्लेशन या फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को अब एक्स्ट्रा खर्चा आएगा मिड डे मील स्कीम चलाने में। बस यही न्यूज़ है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दो टाइप की स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% किसी भी स्कीम का खर्चा सेंटर उठाती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ परसेंटेज ही खर्चा स्कीम का सेंटर उठाती है, बाकी जो खर्चा है वो स्टेट्स को उठाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको चला रही है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ चला रही है या मिनिस्ट्री ऑफ जो ओवरऑल जो चाइल्ड वेलफेयर वाली जो मिनिस्ट्री है वो चला रही है, बट ऐसा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को चला रही है। बहुत इंपॉर्टेंट ये डिटेल्स है, आपको ध्यान रखना है। आज एनालिसिस के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में एंड हैव अ गुड डे।